नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की मुख्य सेविका की, क्योंकि आप सभी इस परीक्षा को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। इतनी ढेर सारी कंफ्यूजन इस एग्जाम में इस बार है कि मैं क्या बताऊं। कई चीज़ें आप लोग बार बार पूछते रहते हैं, सोशियोलॉजी वाली की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में नहीं है। इसको तो मैंने कई बार वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाकी आप लोगों को जो लगे वो आप लोग करिए, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर दोस्तों ये है कि इसका सिलेबस एकदम नया है। अभी तक आपने जितने एग्जाम दिए थे वहां पर जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ये सब आती थी। यहां पर सिलेबस क्या है, एकदम अलग है। विषयगत प्रश्न 100 अंकों के 100 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आएगा और यहां पर आपको विषय के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। तो सबसे अच्छी चीज भी आप इसको कह सकते हैं कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनके पास या तो सोशियोलॉजी या तो होम साइंस होगा ही। तो आपको फायदा ये है कि जो भी सब्जेक्ट आपके पास था उसी की बुक उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पढ़ना कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं। मैंने आज से देखिए दोस्तों आप ही लोगों के लिए यहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन फ्री स्टार्ट कर दी है। आज टीचर्स डे भी है, आप में से कई ने मुझे विश भी किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी के लिए मैं यहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती की आज से फ्री क्लासेस चला रही हूँ कि मुझे कई कैंडिडेट्स ने बताया कि मैम बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं उन सभी ने फीस बहुत ज़्यादा रख दी है, 2000-3000 तक फीस रख दी है, जो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और मुझे भी ये बात समझ आती है कि अगर आप सब बेरोजगार हैं और आप सभी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 2-3 हज़ार फीस में लगा दें, क्योंकि गारंटी भी नहीं है कि आप वहाँ पढ़ ही लेंगे तो आपका ज़रूरी है कि हो ही जाए, है ना। लक भी होती, कई चीज़ें फैक्टर्स होता, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बस मैं आपके लिए यहाँ पे फ्री लेकर आई हूँ। तो आपसे खाली एक उम्मीद कर रही हूँ, वो ये दोस्तों, आज ये डेमो क्लास होगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इस चैनल से जुड़ना है या फिर नहीं जुड़ना है, चैनल को कंटिन्यू देखना है या फिर नहीं। दूसरी चीज, डेमो क्लास में क्या आपसे उम्मीद क्या कर रही हूं, मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि आप पहली बात तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जो मुख्य सेविका के लिए एलिजिबल होंगे उनको आप शेयर करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो मुझे पता चलेगा वो इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, मेरी क्लासेस में। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी उसमें आपको पूरा शेड्यूल लाऊंगी। शेड्यूल यानी कि जैसे आपको पता है ये टॉपिक एक टॉपिक दिख रहा है, लेकिन ये टॉपिक एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद मैं पूरा शेड्यूल लाऊंगी। जैसा कि आपको पता है आपका सिलेबस आ चुका है। अब अगर जल्दी ही आपका शॉर्टलिस्टिंग वाला काम नहीं होता है तो आपको पता है पेट 15-16 में आपका होगा। अक्टूबर में जब पेट है 30-35 लाख का एग्जाम कराना वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो फिर यूपी SSSC किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देगा। अगर पेट के पहले आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई तो समझिए फिर पेट के बाद ही आएगी। तो पेट के बाद जब शॉर्टलिस्टिंग अगर अक्टूबर तक आती है तो यानी कि समझिए 1-1.25 महीने का आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा, दिसंबर तक एग्जाम चला जाएगा। तो मोटे तौर पर हम लोगों के पास 3 से 4 महीने हैं तैयारी की। तो पूरी स्ट्रैटेजी वैसे बनानी है कि 3 महीने में कोर्स खत्म हो जाए और लास्ट वाले दिन फिर हम लोग रिविजन करते हैं, रिविजन टाइप की क्लासेस रहे, प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ये तब मैं आपको बताऊंगी जब आप आज डेमो क्लास जितने ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, कमेंट करोगे, उसके हिसाब से होगी। क्योंकि नया सिलेबस है तो नई चीजें मुझे भी बनानी पड़ेंगी। जीएस, रीजनिंग जो हमेशा आता है वो ऑलरेडी इंसान के पास रहता है, फटाफट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करके पढ़ा देता है। लेकिन ये नई चीजें हैं, प्रैक्टिस सेट भी नए बनाने पड़ेंगे, तो इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी, टाइम भी लगेगा। तो ये पूरा आपके रिस्पॉन्ड पे डिपेंड है कि आपको कैसा ये चैनल लग रहा है, कैसा आप रिस्पॉन्ड दे रहे हो, ठीक है। अब हम आज देखिए पढ़ाई शुरू करेंगे दोस्तों। उसके पहले यही आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ज्यादा देखिएगा, जिससे कि फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ। हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों, ये आपका 9 पॉइंट नंबर है। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं कि लिंक है। सबसे पहला जो आपका होम साइंस में अगर स्टार्टिंग थी तो ऊर्जा से थी, लेकिन ऊर्जा बताने के पहले मुझे लगा आपको भोजन बता दूं, क्योंकि भोजन से ही रिलेटेड है आपकी ऊर्जा। तो हम भोजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा है भोजन के आवश्यक घटक, की 9 है आपका टॉपिक सिलेबस में। भोजन के आवश्यक घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, विटामिन, खनिज यानी कि मिनरल, पानी। स्रोत उनके, कार्य, आवश्यकताएं, कमी से होने वाले रोग। अब देख रहे होंगे टॉपिक छोटा सा दिख रहा है, लेकिन आप सभी पढ़े हुए होंगे, पता होगा प्रोटीन के स्रोत, उनका कार्य, उनकी आवश्यकताएं और कमी से होने वाले रोग में ही 2 क्लासेस चली जाएंगी। इतने इंपॉर्टेंट रोग्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट आपकी डिजीजेज हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे ही है, वसा, विटामिन, विटामिन में सारे केमिकल नाम आपको पता होना चाहिए, किसी कमी से होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए दोस्तों आज बात करते हैं भोजन की। तो सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगी अगर कि भोजन क्या होता है, तो आप बताओगे जो हम खाना खाते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। मैं आपसे ये पूछूं अगर कि अच्छा ये बताओ अभी आपने मेरी वीडियो देखने के पहले क्या नाश्ता किया था या क्या भोजन किया था, तो आप बताओगे मुझे। कुछ कोई कहेगा कि मैंने पराठा सब्जी खाया था,
कोई बताएगा मैंने पूड़ी सब्जी खाया था, कोई बताएगा मैंने पोहा खाया, कोई बताएगा मैंने चीला खाया, कोई बताएगा मैंने ब्रेड दूध ब्रेड चाय पी। तो यानी कि अगर आप इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे सबने अलग अलग चीज़ें खाई होंगी, और सबने अलग अलग चीज़ें खाई तो सबका क्या गया, कोई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाया होगा, किसी ने प्रोटीन ज़्यादा खा लिया होगा और किसी ने फैट ज़्यादा खा लिया होगा। ये डिवीज़न हो गया खाने का। इसी तरह से अगर मैं 3 टाइम आपसे पूछूं कि आप सुबह दोपहर शाम में क्या क्या खाते हो, तो आप देखोगे कि आप डिफरेंट चीज़ें खाते हो। कभी रोटी सब्जी खा रहे हो, कभी दाल चावल खा रहे हो, कभी आप दूध पी रहे हो, कभी चाय, और सब में क्या होता है, सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ में आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और किसी चीज़ में आपका फैट ज़्यादा होता है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि भोजन का कार्य क्या होता है, आखिर हम लोग भोजन क्यों करते हैं। आप भोजन क्यों करते हो अगर मैं पूछूंगी तो आप बताओगे सिंपल सी बात, मैम जब भूख लगती है तो हम भोजन कर लेते हैं, अगर भूख नहीं लगती है तो भोजन नहीं करते हैं। लेकिन क्या खाली भोजन का काम जो होता है वो आपकी भूख को शांत करना होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे, साधारण सी भाषा में अगर बात करते हैं, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है। पहले भोजन थोड़ा समझा लेते हैं। भोजन की अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो भोजन के कार्य क्या है दोस्तों, तो भोजन का आपका जो कार्य होगा ना, वो एक पहला कार्य जो आप बताओगे वो यही है, आप कहोगे कि भूख को तृप्त करना, भूख को तृप्त करना या फिर भूख को शांत करना। ये हमारे भोजन का मुख्य कार्य है। जब भूख लगती है, कहीं हम होते हैं तो हमें लगता है जल्दी से घर पहुंचे और खाना खा लें, ये आपका एक कार्य हुआ। दूसरा जो सबसे जरूरी कार्य है वो क्या है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करना। भोजन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। क्या है, ऊर्जा प्रदान करना भोजन का मुख्य कार्य है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका पॉइंट, भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है बॉडी में, ऊर्जा की जरूरत हर काम को करने में होती है। चाहे मैं बोल रही हूँ उस समय, इसमें ऊर्जा लग रही है, आप चल फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें ऊर्जा लगती है। तो मैं आपसे कहूँगी अच्छा, इसका मतलब ऊर्जा जो है वो सिर्फ जब इंसान चलता फिरता रहता है या बोलता है तभी लगती है। अगर आप बैठे हुए हो या आप विश्राम कर रहे हो तो क्या ऊर्जा नहीं लगती है, तब भी ऊर्जा लगती है। क्यों, आपके जो डिफरेंट अंग होते हैं वो परमानेंट काम करते हैं और उनको ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। जैसे आपका हृदय परमानेंट धड़कता रहता है ना, अगर वो धड़कना बंद हो जाए फिर तो हम लोग रहेंगे ही नहीं। तो हृदय लगातार जो काम करता है, धड़कता रहता है, रक्त का आपका परिवहन करता है, वो कैसे करता है, ऊर्जा से, भोजन से। फेफड़े जो लगातार श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो, वो लगातार क्यों हो रहा है, सो रहे हो तब भी होता है ना, तो वो भी कैसे होता है, भोजन की वजह से आपके शरीर को ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होगा आपका पेट, वो डाइजेशन का काम करता रहता है, आप सो रहे हो तब भी डाइजेशन होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को, सारे जो आपके अंग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको भी क्या होता है, इनको भी भोजन के द्वारा ही ऊर्जा मिलती है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि भोजन से ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा जो होती है आपकी वो सिर्फ चलने बोलने खाने पीने में ही नहीं, विश्राम करते वक्त भी ऊर्जा की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे देखते हैं जो हमारे पास दूसरा उसके बाद काम है, भूख को तृप्त करना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ऊर्जा प्रदान करना। तीसरा काम हमारे पास है ऊतक। ऊतक आपने सुने होंगे, ऊतक क्या होते हैं दोस्तों, टिश्यूज, इंग्लिश में इनको टिश्यूज बोलते हैं। ऊतकों का विकास व निर्माण करना, ऊतकों का विकास व निर्माण करना, ये भी किसका काम है, भोजन का ही काम है। जैसे ऊतक क्या होते हैं, ऊतक आपके टिश्यूज होते हैं। आपकी जो बॉडी होती है ना, शरीर होता है, वो ढेर सारी कोशिकाओं से बना होता है, ढेर सारे इसमें सेल्स होते हैं। जो सेल्स होते हैं ना, वो सब बनके क्या बनाते हैं, कंबाइन होके टिश्यूज या फिर ऊतक बनाते हैं। ऊतकों का जो विकास होता है उसी की वजह से आपकी बॉडी में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, 2 बच्चे होते हैं, एक उसी हाइट का बच्चा छोटा होता है, कमज़ोर सा दिखता है, एक उसी एज ग्रुप का बच्चा, उसी उतने ही साल का बच्चा आपको स्वस्थ दिखता है और लंबा दिखता है। क्यों, क्योंकि एक अच्छे से खाना नहीं खा रहा होगा, जो खाना खा रहा होगा आप समझ रहे हो, एक अच्छे घर के जो बच्चे होते हैं उनको दूध भी दिया जाता है, उनको दही भी मिलता है, उनको प्रोटीन सारी डाइट, उनको फैट विटामिन सब मिलता है। जो एक नॉर्मल घर का होता है उसको हो सकता है वो चीज़ें ना मिल रही हो, उसकी वजह से क्या है, उसकी डेवलपमेंट में क्या होता है, रुकावट आ जाती है। तो ऊतकों के विकास में भी भोजन का बहुत बड़ा सहयोग है, सबसे ज़्यादा सहयोग है। निर्माण में क्यों बोल रही हूँ, कई कोशिकाएं आपकी क्या होती हैं, किसी वजह से डैमेज हो जाती हैं, या उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, डैमेज को खराब हो जाती हैं या मृत हो जाती हैं। उन्हीं मृत कोशिकाओं को क्या होता है, प्रतिस्थापित करने के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है भोजन की। ये सब जो टर्म बोल रही है लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जब आएगा तो यही टर्म आएगा।
क्या होता है, कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, भोजन की। कोशिकाओं को प्रतिस्थापित, इसको करने में भी क्या होती है, भोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारे कितने काम हो गए, 3 काम हो गए। चौथा काम क्या है, भोजन रोगों से लड़ने के लिए भी क्षमता प्रदान करता है। भोजन रोगों से लड़ने में भी क्षमता प्रदान करता है कि नहीं करता है, रोगों से भी लड़ने में क्षमता प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, रोगों से लड़ने में भी। अब आपने कोविड ही हुआ था, कोविड जब अभी पूरे अपने भारतवर्ष हर जगह विश्व में फैला था, तो भी डॉक्टर जब कोविड हुआ था तो एक ही चीज बोलते थे, टेस्ट नहीं आ रहा था सबको, स्मेल भी नहीं आ रही थी, तब भी डॉक्टर एक ही चीज बोल रहे थे कि आप लोग खाना मत छोड़िएगा, खाना खाते रहिएगा, क्योंकि खाना जो है जो आपकी बॉडी में जाता रहता है ना, वो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसीलिए जो एक बीमार इंसान होता है उसको बोला जाता है कि भाई पसंद आ रहा हो नहीं आ रहा हो, खाना जरूर खाओ, क्योंकि जो इंसान खाना छोड़ देता है फिर वो रोगों से लड़ नहीं पाती है उसकी बॉडी। तो इम्यूनिटी जिसको आप बोलते हैं एक तरह से, वो भी आपकी भोजन से इंप्रूव होती है। ठीक है, जैसे आप किसी भी बीमार इंसान को देखते होंगे तो देखिए, बीमार इंसान जो होता है वो खाना नहीं खा रहा है, तो खाना नहीं खा रहा है तो क्या होता है, उसकी ऊर्जा में कमी आने लग जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता, इनएक्टिव सा रहता है, पूरे टाइम थका थका सा फील करता है। तो भोजन रोगों से भी लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। और एक और पॉइंट आपका रह रहा है, 5वां पॉइंट, मैं इसको रब कर दूं, भूख को तृप्त करना, रब कर देती हूँ। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना देख रहेगा, ये वाला 3 पॉइंट आपका। चौथा आपका पॉइंट है कि शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में भी हेल्प करता है। शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, मदद करता है कौन, भोजन। यही मैंने जो भी बताया आपको कि ऊर्जा भी प्रोवाइड करता है, शरीर की क्रियाएं यानी कि आपका हृदय जो लगातार काम कर रहा है, आपका जो उदर यानी कि पेट आपका पाचन जो कर रहा है, फेफड़े जो श्वसन कर रहे हैं, ये सब भी किसकी वजह से लगातार कर रहे हैं, भोजन की वजह से। यानी कि भोजन आपको समझ में आ गया कि आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, भोजन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये आपको पता चलता होगा। आप सभी महिलाएं हैं, कुछ लोग मैरिड भी हो गए या नहीं भी हो गए, तो आप सभी लड़कियां जरूर व्रत कुछ उपवास जरूर रखती हैं। तो जब आप व्रत उपवास रखते हो तो आपको पता है कितनी कमजोरी आ जाती है, एक ही दिन के व्रत उपवास में कितनी हालत बुरी हो जाती है। तो भोजन का आपको समझ ही में आ रहा हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पोषण की। किसकी बात करेंगे, पोषण की बात करेंगे। पोषण क्या होता है बताइए। पोषण सुना होगा आपने ना, पोषण, पौष्टिक आहार। पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है दोस्तों, पोषण होता है, मैं देखिए आपको डेफिनेशन वो लिखाऊंगी जो आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं। पोषण, पोषण क्या है आपका, पोषण विज्ञान का वह रूप होता है जो ये बताता है कि जो खाना आपने खाया है या जो भोजन आपने लिया है वो शरीर में प्रवेश करने के बाद उस भोजन का क्या होगा। वो क्या चीज़ होती है, पोषण होती है। ठीक है, पोषण आपको मतलब एक मोटे तौर पर समझा दो, अगर न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जो आपने खाना खाया, भोजन आपके शरीर में गया, विज्ञान का वह रूप है ये। उसमें हम ये देखते हैं कि जो भोजन आपके शरीर में जा रहा है वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वो क्या होता है आपका, जो भोजन आपके शरीर में गया उसका क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। पोषण की बात आई तो एक चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट चीज़ें हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम में आए। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, पोषण की बात आते ही पूछा जाएगा आपसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये आपका कहाँ पर है, तो आप बताएंगे ये आपका 1918 में तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में बनाया गया था। तमिलनाडु के कुन्नूर राज्य में बनाया गया था 1918 में, तमिलनाडु के कुन्नूर राज्य में। प्रेजेंटली अगर पूछा जाए कहाँ पर है आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो आप क्या बताओगे, ये आपका 1959 में हैदराबाद में शिफ्ट हो गया है। कहाँ पे हो गया है, 1959 से हैदराबाद में। यानी अगर अभी आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस जगह पर है, तो आप बताएंगे 1959 में बनाए, वहां पे स्थापित किया गया है हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में है आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ठीक है,
पोषण पे बात आई तो हम एक और चीज पूछेंगे आपसे, राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये सब मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये आपका कोई बीए का पेपर तो है नहीं कि आपसे पूछा जाएगा पोषण की डेफिनेशन बताइए और पोषण का काम बताइए। ऐसा तो लिखने को तो आएगा नहीं 5 अंकों में 10 अंकों में, ये तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव की चीज़ों से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये दिवस नहीं होता है, ये आपका 1 सितंबर से 7 सितंबर पूरा सप्ताह होता है। इस पूरे सप्ताह में क्या होता है? राष्ट्रीय पोषण दिवस, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। कब से कब तक? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, इसका 2022 का अगर देखेंगे हम लोग, वो क्या बोलते हैं, 2022 की थीम, 2022 की अगर इसकी हम थीम देखेंगे तो क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फेवर, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ये क्या है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम है। थीम अगर आपने देखा होगा कि किसी भी चीज की थीम जरूर डिसाइड होती है और वो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो पोषण से आपको समझ में आया होगा, पोषण विज्ञान का वह रूप है जहां से ये पता चलता है कि जो शरीर में हमारा खाना प्रवेश किया, भोजन प्रवेश किया, उसका क्या होगा। ठीक है, ये पोषण बताता है। और पोषण की स्टडी के लिए संस्थान खोला गया, वो राष्ट्रीय पोषण संस्थान सबसे पहली बार खोला कहाँ गया था? 1918 में तमिलनाडु के कुन्नूर राज्य में। अगर आपसे अभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है तो आप बताएंगे 1959 में वो हैदराबाद में शिफ्ट हो गया। तो अभी अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण दिवस तो दिवस नहीं होकर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। कब से कब तक? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। और इसकी 2022 में थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पोषक तत्व। ये समझ में आ गया, पोषण में तो कुछ ऐसा बताने वाला नहीं था। पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या होते हैं भाई? पोषण है, भोजन जा रहा है, भोजन में उसका भोजन का क्या होगा बॉडी में, इसके लिए क्या होगा? पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो भोजन में उपस्थित हैं, भोजन में सारे पोषक तत्व आपके उपस्थित होते हैं, लेकिन ये जिनकी जितनी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से हमें देते रहते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। ऐसा तो है नहीं एक साथ सारी एनर्जी मिल जाती है, धीमे धीमे जैसे जैसे शरीर को आवश्यकता होती है वैसे वैसे आपको पोषक तत्व से ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक, ये हमारे शरीर को पोषक तत्व जो होते हैं वो स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। पोषक तत्व, पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व होंगे? आपको पता है, जितनी चीजें आपने अभी एग्जाम के लिए पढ़नी है वो सब आपके पोषक तत्व हैं। जैसे पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या है दूसरा आपका? प्रोटीन। फिर क्या है आपका तीसरा? वसा, वसा यानी कि फैट। चौथा विटामिन, क्या है? विटामिन। पांचवा खनिज, खनिज यानी कि मिनरल, खनिज यानी कि मिनरल। छठा, छठा क्या है आपका? रेशा, रेशा यानी कि फाइबर, रेशा यानी कि फाइबर। और सातवां क्या है आपका? पानी। इतनी चीजें हैं आपकी जो पोषक तत्व में आती हैं। ठीक है, जो भोजन आपके शरीर में जाता है वो भोजन में अदृश्य होते हैं। ये सब आपको नहीं पता होता, आप तो खाना चावल खा रहे हो, लेकिन चावल में आपके साथ क्या जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट जा रहा है कि फैट जा रहा है कि प्रोटीन जा रहा है, ये आपको पता नहीं होता है, लेकिन वो आपके शरीर में जाता है और आपकी आवश्यकता के अनुसार वो आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से रिलीज करता रहता है बॉडी में। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पोषक तत्व में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम लोग पोषक तत्व में आज क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको इस वीडियो को अंत तक देखिए कि मैं लास्ट में क्वेश्चंस भी कराऊंगी और ये काम डेली होगा, डेली आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। बस आपको देखिए इस क्लास में जो भी चीज़ का इशू होगा, कोई भी इशू है, आपको लग रहा है कि मैम तेज बोल रही हैं या फिर मैम राइटिंग क्लियर नहीं दिख रही है या फिर आपको लगता है कि क्या कहते हैं क्वालिटी सही नहीं, जो भी आपको लगे
वो आप फिर मुझे तुरंत बताइए। आपको लगे कि मैम ज़्यादा लंबी क्लासेस ले रही हैं, आप छोटी छोटी क्लासेस लीजिए, तो मैं छोटी छोटी क्लासेस लूँगी, ठीक है। जो आप लोगों का सजेशन होगा वो सब लेकिन कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कार के लिए ईंधन ज़रूरी है, कार के लिए पेट्रोल ज़रूरी है। अभी तो ऐसे आ गई आपकी इलेक्ट्रिक कार भी आने वाली है, तो वो इलेक्ट्रिक की बात नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो जैसा उसके लिए ईंधन ज़रूरी है, उसके लिए चार्जिंग ज़रूरी है, सेम आपकी बॉडी में वैसे ही कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपकी बॉडी में है वो है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बॉडी में आपको ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलती है। इसीलिए देखिए जो लेबर वगैरह होते हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत विटामिन वाला, बहुत वैसा वाला खाना खा रहे हो, बहुत न्यूट्रिशियस, वो लेकिन सब अगर रोटी चावल भी खा रहे हैं तो उसको क्या होता है? उनको बहुत ऊर्जा मिलती है और वो इतना ज़्यादा आप देखते हैं मेहनत वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो आपकी बॉडी में मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। अब आपको बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह से होती है। एक आपका होता है शर्करा, शुगर जिसे आप बोलते हैं, दूसरा आपके में होती है स्टार्च। क्या क्या होता है? एक शर्करा होती है और एक स्टार्च होता है। शर्करा और एक स्टार्च, दो हैं, एक शर्करा है आपका और एक स्टार्च है। शर्करा क्या है? शर्करा आपका साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शर्करा होती है, यानी कि शुगर जिसे आप बोलते हैं। ये क्या है आपकी? ये है आपकी साधारण कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये आपकी? साधारण कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या क्या है? इसमें आपका सब है, जितनी मीठी चीज़ें आप हैं, गुड़, चीनी, मिठाई, ये सब क्या है आपका? ये सब आपका शर्करा है। गुड़, चीनी, मिठाई, ये सब क्या है? आपके शर्करा हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आपका स्टार्च है। स्टार्च जो है वो क्या है आपका? जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है आपका? ये है कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल क्यों बोलते हैं? इसमें क्या होता है दोस्तों? पौधे जो होते हैं दोस्तों, वो स्टार्च के रूप में अपना भोजन लेते हैं। पौधे कैसे लेते हैं? स्टार्च के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जितनी चीज़ें हम लोग पौधों वाली खाएंगे, जितनी चीज़ें हम लोग प्लांट से लेंगे, उन सब में क्या होगा? स्टार्च होगा। तो कार्बोहाइड्रेट दो ही तरह के हैं। किस तरह के हैं? एक आपका शर्करा है जो साधारण कार्बोहाइड्रेट है, जितनी मीठी चीज़ें हैं वो सब आपकी शर्करा में आ जाएंगी। दूसरा आपका क्या है? स्टार्च है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। पौधे आपको मैंने बताया कि अपना भोजन स्टार्च के रूप में लेते हैं, ऊर्जा जो उनको मिलती है वो स्टार्च के रूप में मिलती है। तो जितनी भी चीज़ें आप पौधों से लेंगे उसमें क्या होगा? स्टार्च होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आपको स्टार्च का क्या है? स्टार्च का उदाहरण क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, मतलब जो भी चीज़ आपकी पेड़ से आपको मिलेगी, आप पौधों से लेंगे, वो सब आपका क्या है? स्टार्च होगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट होगा। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों? जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? क्या कहते हैं, ये जैसे शुगर जो होती है वो सीधे आपके ग्लूकोज में सीधे डिवाइड हो जाती है। स्टार्च क्या होता है? शुगर जो होती है वो सीधे आपको एनर्जी देती है। और जो ये स्टार्च होता है ना, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है? ये ग्लूकोज में विखंडन करता है। कैसे विखंडन होता है इसका? कैसे टूटता है? ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है, फिर आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको एक और इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट बताऊंगी, वो ये है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है दोस्तों? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बाकी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट, जो मैं बताती जाऊँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्या है इसमें? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों वो 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। कितना प्रदान करता है? 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है, ठीक है। अब आज इतना ही पढ़ाऊंगी आपको, बाकी वयस्क को कितनी आवश्यकता होती है उसे बाद में पढ़ाएंगे। आज इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आपको लगे इंप्रूवमेंट वो बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी ये फ्री क्लासेस स्टार्ट करूंगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगेंगे मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी, वहां पे आप वहां से PDF ले लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मुझे नहीं दिखेंगे लेकिन आपको दिख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुपोषण का कारण नहीं है।
कुपोषण का कारण नहीं है? देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, निर्धनता, अत्यधिक कार्य, नींद की कमी, स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन। तो कौन सा इसमें से कुपोषण का कारण नहीं है, बताइए? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन जो आपका स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन है वो क्या है, कुपोषण का कारण नहीं है। अभी हम लोग कुपोषण वगैरह डिस्कस करेंगे, पोषण मैंने बता दिया है, पोषक तत्व पे स्टार्टिंग करी है, अब हम लोग कुपोषण पे भी आ जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य समस्या का क्या कारण है? ए है संक्रामक रोग की समस्या, बी आपका बढ़ती जनसंख्या, सी पोषण की समस्या और डी क्या है, इनमें से सभी। तो क्या है आपका इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषाक्त होने के क्या कारण है? चार ऑप्शन दिए हुए आपको दिख रहा होगा, चारों ऑप्शन क्या है, कम पका हुआ भोजन, पके भोज्य पदार्थों की लंबी अवधि या फिर संक्रमित रसोई, क्या है? तो डी ऑप्शन यहां भी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब लिखा हुआ है, तो कौन सा प्रदान करता है? मानव शरीर में शक्ति कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो कहाँ पे हुई दोस्तों? मैंने बताया शुरू में आपका तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 1959 से कहाँ पर है, हैदराबाद में है। तो बस आप लोगों का दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आप लोग जितना इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को हमारे, कमेंट करेंगे, मैं उतनी आपकी रेगुलर क्लासेस, परसों नेक्स्ट क्लास आपकी जो आएगी उसमें डेमो दूंगी, आपको पूरा बता दूंगी क्या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़िए, सपोर्ट करिए, और जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सभी को कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।